और अगली बात जो मैं बड़ी खौफनाक कहने लगा हूँ, जिस बात पे मुझे इनको खुशी नहीं होगी ना मुझे हो रही है, कि आप देखें कि चाइना जो आपका इतना हमदर्द है, शुरू से आपके साथ खड़ा रहा है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहा है, आज उनका सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, आज उनका डिफेंस अटैची पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। जो ख्वाहिश थी ना इनकी, जो लालच था, जो तमा था, जो उस कुर्सी पे बैठने की मतलब अरसा दराज से ख्वाहिश थी, वो तो पूरी हो गई है। और अभी देखें, मुझे देखकर ये अजीब लगता है कि इनकी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है वो इनसे दूर होती जा रही हैं। अगले दिन पीपल्स पार्टी, जो कि मतलब इनकी एक मजबूत तरीन लाए है, और जो रजीम चेंज के अंदर जिसका मेन किरदार था पीपल्स पार्टी का, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये मोहतरम जरदारी साहब ने, उनके सीनियर तरीन जो एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बैठ कर ये कहा कि हम तो एलाइज हैं, हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं, तो ये फैसले तो नून लीग ने करने हैं। जो मतलब ये मुस्लिम लाइव कहा ऑन टेलीविज़न का, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको कहा, इसी तरह और दीगर हमारे दोस्त थे जो पीडीएम का हिस्सा है प्रोग्राम में, वो भी यही बात कह रहे थे कि जनाब हमारा तो मशवरा भी नहीं लिया जाता। अब बात यह है कि मैंने उन्हें क्या कहा था, मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप इसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये अपने आप को, मुझे तो दुख हुआ देख कर कि पीपल्स पार्टी के जो वकील थे वो जाके पटिशन दे रहे हैं कि इन जजों को हटाओ और इन जजों को लगाओ, जो कि मतलब आइन की पासदारी और आइन को बनाने में बड़े फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि जी हमारा कारनामा है, जो कि 73 का आइन है, और ये जाकर एप्लीकेशन दे रहे हैं जी कि फ़लाँ जज को हटा दो, फ़लाँ जज को लगा दो। क्या आप डिक्टेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? क्या आप उनके नाम लेकर, कभी आपने सुना था ये कि सिटिंग जजेस जिन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है, कि उनको इस तरह से रगेदा जाए गलियों और महलों के अंदर और उनकी तस्वीरें दिखाई जाएं? यानी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब कि किसी सिटिंग जो है वो उस शख्स के बारे में बोलें जो कि इक़्तिदार में हो, जो चला जाता है उतर के, उसको जनाब गालियां भी देंगे, उसके पीछे भी पड़ जाएंगे और ये बातें भी इस किस्म की करेंगे। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तब भी उसको रुकवाने के लिए मुझे मालूम है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उन दिनों मेरे ख्याल में जहांगीर करामत साहब थे, कि उन्होंने वज़ीर आज़म के पास भी गए थे और सदर के पास भी गए थे। मेरे ख्याल में उन दिनों में फ़ारूक लगारी साहब सदर थे, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है यही मामला था, क्योंकि मैं तो उसका हिस्सा था ना, मुझे तो पता है सारा कि कैसे हुआ था। वो इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त भी इनको रोकने की कोशिश की थी, इनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो आप हालात देख रहे हैं कि कभी ऐसा माजी के अंदर नहीं हुआ कि आप किसी को इस तरह से बात करें जिस तरह से अब ये बातें की जा रही। ठीक है, अपना गुस्सा तो होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? ये इसलिए की जा रही हैं कि ये जमहूरियत को चलता हुआ नहीं देख रहे, ये अपनी शिकस्त को देख रहे हैं। ये वजह है कि मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बात देखें, बात यह है कि कुछ लोगों को अपनी अना से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। इस वक्त आपने मईशत की बात की है, मैं कहता हूँ ये अगर अगले 3 महीने और चल गए मौजूदा हुकूमत, तो आप समझ लें कि हमारा मामला जो है वो फिर संभला नहीं जाएगा हमसे। इस बात पे चाहे किसी को गुस्सा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, माजी में भी मैं तंबीह करता रहूँ, मैं ये बात करता रहूँ, और मुझे टोका भी गया है कि जनाब आप मत बोला करें, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मैंने कहा कि मैं सारी उम्र मतलब एक बैंकर रहा हूँ, 16 साल तक हमने ये पढ़ाई की है फाइनेंस के बारे में, ये हमारे सारे दोस्त हैं। मतलब ये इस तरह से आप इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकाल सकेंगे। देखिए, मुझे आप बताएं कि चाहे आपको 1 अरब नहीं, सारे ही करते हैं, दोस्त हैं जो करते हैं, सारे दोस्त करते हैं। अब मैं आपको ये बात बताऊं, जब तक देखें ना तो मैं तो मुल्क के भले में ही बात करता हूं और करता रहूँगा। अब पता नहीं कि क्या मसला क्या, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि देखें, ये सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल इकॉनमी है। कोई इकोनॉमिस्ट को आप बैठा लें, वो आपको ये बताएगा कि जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेंगी, जब तक ये गैप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान नहीं बराबर नहीं होगा या कम नहीं होगा, जब तक आपको चाहे कितने अरब डॉलर आप ले आएँ, आप नहीं चला सकते इस मुल्क को। एक्सपोर्ट्स आपकी बंद पड़ी हुई है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, भाई रॉ मटीरियल आ ही नहीं रहा।
तो आप किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे, मुझे समझाएं ना ये। और कौन आपको पैसे देगा जब तक कि आप ये तासुर नहीं देंगे कि इस मुल्क में कंटिन्यूटी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। अब जो हुकूमत आई है वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो कि ये 5 साल के लिए यहाँ अगर बैठ गई है और अब ये फैसले करेगी मुल्क की, मैं कहता हूँ आपके सारे दोस्त जो आज आपको कितरा रहे हैं कि जी पहले वहाँ से पैसा लेकर आएँ, IMF से लेकर आएँ फिर हम देंगे। और अगली बात जो मैं बड़ी खौफनाक कहने लगा हूँ, जिस बात पे मुझे इनको खुशी नहीं होगी ना मुझे हो रही है, कि आप देखें कि चाइना जो आपका इतना हमदर्द है, शुरू से आपके साथ खड़ा रहा है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहा है, आज उनका सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, आज उनका डिफेंस अटैची पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं तो दस बदस्ता हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि खुदारा ये आपस की लड़ाई को ख़त्म करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें। देखें किसी का रास्ता रोकने से वो रुकता नहीं है। माजी के अंदर हम ये देख चुके हैं, आप भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, हम भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं। मुझे याद है 88 से मैं सियासत में आया हूँ, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था जब IGI बनाई जा रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना। क्या हुआ फिर? चाहे वो लड़ दड़ के खतूत लिखवा के पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई। फिर हमें बताया गया सामने बैठकर कि जी ना बेनज़ीर आएगी ना नवाज शरीफ आएगा। ये मैं अपनी आंखों के सामने देखा हुआ कर रहा हूँ। अब तो मोहतरमा आई ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कॉन्डोलीसा राइस बीच में पड़ी, और हमारे में इतनी तो तड़ है नहीं कि हम अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी को कह सकें, फॉरेन सेक्रेटरी बने, फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ पर, सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट। तो उतनी तड़ तो हम में थी नहीं कि हम यहाँ हमें कहते रहे जी कि 100 साल तक वर्दी में हुकूमत करेंगे आप, और उसके बाद आपने जो है उसके बाद मोहतरमा के साथ बैठकर आप गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब 10 सितंबर का दिन भी याद है मुझे, 2010 था या जो भी था, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, तो मुकरीन और हरेरी साहब दोनों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है। एक की कंपनी में एज ए बैंकर सऊदी ओजर के साथ काम करता रहा हूँ, और एक के साथ मेरा बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था प्रिंस मुकरीन के साथ। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक ही बात की थी, और ये बात आप गौर से सुन लें। उन्होंने कहा था कि सऊदी किंग ने कहा है कि आप हमें गारंटी करें कि मोहतरमा तो वापस नहीं आएंगी। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अंडरटेकिंग दी थी कि वो नहीं आएंगी, तो फिर नवाज शरीफ को वो वापस लेकर चले गए। जिस दिन मोहतरमा ने, अब मुझे पता नहीं कि अंडरस्टैंडिंग से आई थी कि अंडरस्टैंडिंग के बगैर आई थी, कराची में बहुत बड़ा आपने देखा हादसा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया, तो कई लोग शहीद हुए उसके अंदर। और उसके बाद पिंडी में जो हुआ वो आपकी और मेरी नज़रों के सामने हुआ। एक बहुत ही हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा वो खौफनाक हादसा था जो लियाकत बाग में हुआ, और मोहतरमा जो है वो उसमें जान बहक भी हुई। और फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर जिस दिन उन्होंने लैंड किया पाकिस्तान के अंदर, मुझे पता है कि सऊदी कितने परेशान और गुस्से में थे कि 5 मरतबा हमारे वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने दावत दी, उनके वज़ीर ख़ारजा ने, कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, और ये टाल मटोल यहाँ से करते रहे। मैं इन चीज़ों का मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है, और मैं ये कह इसलिए रहा हूँ कि तारीख़ पे थोड़ी सी नज़र डालें। और फिर उन्होंने, हमारे वज़ीर ख़ारजा गए, और उन्होंने फिर नवाज शरीफ को वापस भेजा, बड़े प्रोटोकॉल के साथ भेजा, गाड़ियाँ भी दी, जहाज़ भी दिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी दी, और यहाँ उनको लेकर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जमहूरियत चलती रहेगी। आप 10 साल के लिए रुक जाएंगे, 5 साल के लिए रुक जाएंगे, 4 साल के लिए रुक जाएंगे, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि जनाब किसी को लाना है अपनी पसंद से तो किसी को नहीं आने देना। ये पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें, सारे मामलात खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे।